एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल फोस्टर एकेडमी। आई होप यू आर वेल एंड हेल्दी। दिस इज श्वेता पांचाल। स्वागत है आपका इस क्लास में और हम यहाँ पर बात करने वाले हैं आज सिविक्स के लेक्चर नंबर 4 की। जैसे कि आपने थंबनेल पर देख ही लिया होगा, आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है पॉलिटिकल पार्टीज यानी राजनीतिक दल। सबसे पहले तो सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। गणपति बप्पा सबके घर में खूब सारा प्यार लेके आए, खूब सारे जो अच्छी चीज़ें हैं वो लाएं। इसके अलावा जो भी विघ्न है घर के वो सब बाहर कर दें, ठीक है। तो पूजा करिए, आरती करिए, स्थापित करिए गणपति बप्पा को और उनका नाम लेके ये अपनी क्लास शुरू करते हैं आज की, ठीक है। तो चलिए, वैसे हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी है, उसके साथ जुड़ सकते हैं और प्लेलिस्ट वगैरह जो भी है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी मैं। चलिए क्लास शुरू कर लेते हैं। ये हमारा सिविक्स का टॉपिक जो है पॉलिटिकल पार्टीज। इससे पहले हमने 3 टॉपिक ऑलरेडी कर चुके हैं और इन तीनों टॉपिक में हमने जो बेसिक चीज़ निकल के आई है वो निकल के आई है कि जो लोकतंत्र है, जो डेमोक्रेसी है, उसका क्या काम होता है, डेमोक्रेसी में क्या चीज़ें होती हैं। किसी भी डेमोक्रेटिक जो कंट्री होगी वहाँ पर आप एक चीज़ कॉमन देखते हैं, वो होती है वहाँ की पॉलिटिकल पार्टी। कोई भी कंट्री होगी वहाँ पर रूल करने के लिए कोई एक ग्रुप चाहिए और वो ग्रुप ही होता है पॉलिटिकल पार्टी। अगर किसी कंट्री में पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, इसका मतलब वहाँ पर क्या है, लोगों को राइट ही नहीं है कि वो कुछ किसी से कोई बात कह सके, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी ही वो चीज़ होती है, वो एक ग्रुप होता है लोगों का जो कि लोगों तक उनकी बात, अपनी पॉलिसीज पहुंचाते हैं, अपनी बात पहुंचाते हैं और बताते हैं कि लोगों को जो भी चीज़ों की ज़रूरत है या जो भी समस्या है वो आप हमें बता सकते हैं और फिर आपके थ्रू हम जब सरकार बनाएंगे अपनी तो उन सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आप एक तरीके से कह सकते हैं कि लोकतांत्रिक सरकार में पॉलिटिकल पार्टीज होना बहुत ही कॉमन सी बात है, या फिर आप कह सकते हैं पॉलिटिकल पार्टी। ऐसा क्यों है वो आगे देखेंगे हम, क्योंकि किसी कंट्री में अगर कोई डेमोक्रेटिक कंट्री है या फिर डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है, बहुत ही कम ऐसी कंट्री होगी जहाँ पे लोकतंत्र नहीं है या जहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज नहीं है। पॉलिटिकल पार्टी तो ज़रूरी होगी, लेकिन ये डिपेंड करता है कि वहाँ पर एक ही पार्टी है, 2 पार्टी है या फिर मल्टी पार्टी सिस्टम है, ठीक है। ये सब हम आज के टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो 2 टॉपिक्स के अंदर हमने देखा पिछले कि लोकतंत्र जो है उसकी जब हमने जर्नी शुरू करी तो वहाँ पे हमने देखा कि जैसे किसी परिवार में दिक्कतें आ जाती हैं तो उसको सॉल्व करने के लिए सब आपस में साथ में आते हैं। कोई एक इंसान प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकता, सबको आपस में बैठ के बात करनी पड़ेगी तो प्रॉब्लम सॉल्व होगी। सेम सिचुएशन एक कंट्री की है। अगर वहाँ पर कहीं किसी एरिया में प्रॉब्लम होती है या ग्रुप ऑफ पीपल के बीच में प्रॉब्लम होती है तो वहाँ पर सॉल्व करने के लिए सभी को साथ में आना पड़ेगा, सभी की साझेदारी ज़रूर होगी। और अगर सभी की साझेदारी होगी तो क्या होगा, प्रॉब्लम होगी ही नहीं। तो वही सिचुएशन है। अब देखते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो क्या रोल प्ले करती हैं एक लोकतांत्रिक राजनीति में, समाज को लेके क्या चीज़ें हैं, किस तरीके से समाज में जो विभाजन है वो पॉलिटिकल पार्टीज के साथ मिलकर क्या इम्पैक्ट पड़ता है लोगों की ज़िंदगी पर, या फिर पॉलिसीज़ कैसी बनती हैं, क्या चीज़ होती है, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन हमारा हो चुका है, एक बार रीड आउट कर लेते हैं इसको। हमारे देश में ही अगर हम बात करें तो राजनीतिक दलों के बारे में आपको बहुत कुछ अच्छे से पता है, कितने राजनीतिक दल हैं, कौन सी सरकार बन रही है, ठीक है। हमें दलों की ज़रूरत क्यों होती है ये देखने की कोशिश करेंगे इस चैप्टर में हम। लोकतंत्र के कितने दलों का होना बेहतर है, कि क्या एक दल का होना ज़रूरी है या 2 का, या फिर 2 से ज़्यादा दल भी हो तो उस कंट्री के लिए अच्छा है। इसी के संदर्भ में हम मौजूदा समय के राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का परिचय देंगे कि कौन कौन से हमारी कंट्रीज़ में इस वक्त पॉलिटिकल ग्रुप्स हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। साथ ही यह देखने की भी कोशिश करेंगे कि राजनीतिक दलों के साथ क्या कमियां जुड़ी हैं, यानी राजनीतिक दल तो हैं लेकिन उनके होने से क्या प्रॉब्लम देखनी पड़ती है या फिर उनमें क्या कमियां हैं, उन्हें दूर करने के लिए क्या किया जा सकता है, ये भी देखने की कोशिश करेंगे हम इसी टॉपिक में। राजनीतिक दलों की ज़रूरत क्यों है भाई, क्यों होगी राजनीतिक दलों की ज़रूरत। जैसे कि किसी क्लास में कोई मॉनिटर होता है जो कि पूरी क्लास को, जब टीचर नहीं होती वो मैनेज करता है, टीचर आती है तो उसको बताता है कि ये बच्चा शरारत कर रहा था, वही चीज़ है। और तो मतलब एक ग्रुप है पूरी क्लास के ऊपर जो कि थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा सब बच्चों को मैनेज करने के लिए, है ना। चलो वो अलग केस रहा, पर यहाँ पर राजनीतिक दलों की ज़रूरत क्यों है वो देख लेते हैं। अधिकतर आम नागरिकों के लिए लोकतंत्र जो है उसका मतलब सिर्फ राजनीतिक दल ही है। अगर आप अपने अड़ोस पड़ोस में जाकर पूछेंगे, जहाँ पर हर तरीके के लोग आप देख सकते हैं, कुछ पढ़ी लिखी फैमिली होंगी यानी बहुत ज़्यादा एजुकेटेड होंगी, कुछ नॉर्मल होंगी, कुछ ऐसे ग्रुप होंगे जो कुछ और काम करते होंगे, तो हर किसी का अपना स्टेटस होगा पढ़ाई का या फिर अवेयरनेस का। देखिए 2 चीज़ें यहाँ पर, ज़रूरी नहीं है कि पढ़े लिखे जो इंसान है, बहुत ज़्यादा डिग्री उसको हासिल है तो वो उतना इन्वॉल्व होता होगा सोसाइटी में, या फिर उसको पॉलिटिकल पार्टीज़ की इतनी नॉलेज होगी, ऐसा ज़रूरी नहीं है। कुछ लोग बिल्कुल भी इनमें इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि उतना पढ़ाई उन्होंने नहीं की होती है, लेकिन आप उनसे ये पूछ लो कि
कौन सी पर्टिकुलर पार्टी कब स्टैब्लिश हुई थी, तो वो ये भी बता देंगे। ये इंटरेस्ट की बात है। तो आप ये कह सकते हैं कि लोग जो हैं वो अवेयर नहीं होते ज़्यादातर चीज़ों को लेकर। लेकिन अगर आप राजनीतिक दल की बात करेंगे लोगों से, तो उसका मतलब क्या होता है। जैसे कि इलेक्शंस का टाइम अगर आए तो आप लोगों से पूछने जाएंगे कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी, आप पॉलिटिकल भी वर्ड यूज़ मत कीजिए, आप बस ये पूछिए कि कौन सी पार्टी को आप वोट दोगे। तो वो क्या बोलेंगे, इस पार्टी को तो हम वोट बिल्कुल नहीं देंगे, इसने तो काम बिल्कुल नहीं किया, हम तो इस वाली पार्टी को वोट देंगे। कुछ ऐसे भी बोलेंगे कि भाई हमारा तो विश्वास किसी भी पार्टी में अब नहीं रहा, हम तो किसी भी पार्टी को वोट देने वाले हैं ही नहीं, हम तो वोट ही देने नहीं जा रहे, बेकार सिस्टम है। कुछ कहेंगे कि ये वाली पॉलिटिकल पार्टी की वजह से इतना चेंज आया है तो हम इसको वोट देंगे। कुछ बोलेंगे कि नहीं भाई ये वाली पॉलिटिकल पार्टी तो बेकार है, ये तो इस चीज़ को फॉलो करती है, मुझे तो ये चीज़ समझ में नहीं आती। तो मतलब लोग बाग क्या करते हैं, पॉलिटिकली भी रिस्पॉन्सिबल ठहराते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ को, डिवीजन के लिए कई बार रिस्पॉन्सिबल ठहराते हैं। कुछ कहते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज़ की वजह से ही समाज जो है वो बटा हुआ है। तो मतलब बहुत तरीके ऐसे होते हैं जिसके लिए जिम्मेदार ठहरा देते हैं सिर्फ अपनी पॉलिटिकल पार्टीज़ को ही, या फिर कह सकते हैं कि राजनीतिक जीवन को ही, है ना। आमतौर पर लोग दलों के बारे में खराब राय रखते हैं और क्या बोलते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था और राजनीतिक जीवन की हर बुराई के लिए मोस्टली जो ये पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं इन्हीं को ही रिस्पॉन्सिबल ठहरा देते हैं। और राजनीतिक दल क्या है देखते हैं और भी क्या करते हैं, उनकी ज़रूरत पर चर्चा इसके बाद करेंगे। मतलब अब तो हम पढ़ ही रहे हैं इस चैप्टर को, तो देख लेते हैं कि क्या चीज़ें हैं। अच्छा, एक चीज़ और है कि आपने देखा होगा, अगर आप कंट्रीज़ की बात करें कभी कभी ना, क्या किया करो सभी के लिए है, छोटे बच्चे हों बड़े बच्चे हों या फिर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, टीचर्स हो कोई भी, स्पेशली टीचर्स के लिए तो बहुत ही बड़ी बात है ये कि अपना जो गूगल है उसको ऐसे एक्टिवेट रखा करो कि जो भी कोई न्यूज़ आप देख रहे हो आज के टाइम में उससे रिलेटेड हिस्ट्री आप पता कर लो। मतलब अगर सपोज इलेक्शन होने वाले हैं तो सिर्फ इस तक सीमित मत रहो कि गुजरात में इलेक्शन हुआ है या फिर गोवा में इलेक्शन हुआ है या कहीं पर्टिकुलर जगह पे इलेक्शन हुआ है तो वहाँ पर वो फला पार्टी जीत गई। नहीं, आपको क्या करना है, आप उस पार्टी की हिस्ट्री जाके पता करो कि उसकी हिस्ट्री में क्या था, वो कब इस्टेब्लिश हुई, उसका जो अप एंड डाउन्स क्या हुए उस पार्टी में, कब वो बनी, कब वो किससे अलग हुई, तो आपको एक बेसिक नॉलेज मिलेगी। ऐसा नहीं है कि एक दिन में आप बिल्कुल इंटेलिजेंट हो जाओगे, वो जो अवेयरनेस है वो आपको लानी पड़ेगी धीरे धीरे, और वो आप सर्च करके, जितना आप सर्च करने की प्रवृत्ति अपने अंदर लाओगे किसी भी टॉपिक के बारे में, ऐसा नहीं है बुक में जो दे दिया उसको सीमित रह के आपको पढ़ना है, नहीं, उस टॉपिक से रिलेटेड आप करंट में क्या चीज़ चल रही है उसको ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि ये आपको जीके में भी हेल्प करेगा, करंट अफेयर्स में भी हेल्प करेगा, और जो आपका टॉपिक है ना ये पर्टिकुलर टॉपिक, इसको भी मजबूती देने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो सर्चेज हमेशा जारी रखिए, रिसर्च वर्क हमेशा जारी रखिए, चाहे वो किसी भी लेवल पे आप पढ़ रहे हो, ठीक है ना। तो देख लेते हैं कि राजनीतिक दल का अर्थ क्या होता है। वैसे तो सभी को ही पता है कि पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है, पर मोटा मोटी इसके हम क्या देख लेते हैं, एक कह सकते हैं कि डेफिनेशन के तौर पे हम इसको देखने की कोशिश करते हैं कि राजनीतिक दल है क्या। तो राजनीतिक दल जो है वो लोगों के एक ऐसे संगठित समूह के रूप में उसको समझा जा सकता है जो चुनाव लड़ने और सरकार में राजनीतिक सत्ता हासिल करने में के उद्देश्य से काम करता है। देखिए, ऐसा नहीं है कि मैं खुद को गवर्नमेंट बोल दूँ, नहीं बोल सकती हूँ ना, मैं खुद को गवर्नमेंट कैसे बोल दूँगी, मेरे पास वो सब चीज़ें हैं ही नहीं जो कि गवर्नमेंट बनाने के लिए चाहिए होती है। उसके लिए चाहिए आपको एक पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है। इसीलिए तो इलेक्शन कमीशन है ना। इलेक्शन कमीशन क्या काम करता है, ये काम तो करता है ना, पॉलिटिकल पार्टीज़ को उनके चुनाव चिन्ह देता है, रजिस्टर्ड करता है। इसके अलावा वो ये भी डिसाइड करता है कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी नेशनल लेवल पे रहेगी या फिर हट जाएगी। अगर वो सारी की सारी जो क्या कह सकते हैं क्राइटेरिया है, अगर उसको फुलफिल करती है तो कोई पॉलिटिकल पार्टी नेशनल लेवल पे रह सकती है, नहीं तो वो हटा दी जाएगी। ऐसा नहीं है कि कोई एक पार्टी नेशनल लेवल पे आ गई है तो हमेशा नेशनल लेवल पे रहेगी। कुछ एक चीज़ें होती है जो फुलफिल करनी होती है, कंडीशंस, अगर वो कंडीशन सारी फुलफिल जब तक होती रहेंगी तो वो पार्टी नेशनल लेवल पे रहेगी, नहीं तो वो हटा दी जाएगी। सेम सिचुएशन है स्टेट पार्टी के लिए। कोई भी स्टेट पार्टी के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं वो फुलफिल करनी होती है, अगर वो नहीं कर पाई तो स्टेट पार्टी का दर्जा भी वापस ले लिया जाता है, किसके द्वारा, इलेक्शन कमीशन के द्वारा। तो ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं ये कैसे काम करेंगी, क्या चीज़ें होंगी, ये सारी की सारी इलेक्शन कमीशन के ऊपर डिपेंड करती है, जो भारत का इलेक्शन कमीशन है। तो यहाँ पे जो राजनीतिक दल है वो लोगों का एक ऐसा ग्रुप होता है, संगठित ग्रुप, जो क्या काम करता है, चुनाव लड़ने का काम करता है। चुनाव लड़ने का मतलब है कि वो क्या करेगा, अगर वो जीत जाता है तो उसी की गवर्नमेंट बन जाएगी, यानी वो हमारा प्रतिनिधि होगा एक तरीके से, जो हमारी बात सुनेगा, हमारी पॉलिसीज़, उसकी जो पॉलिसीज़ होंगी वो हमारे हिसाब से बनी हुई होंगी, हमारे हित के लिए बनी होंगी, है ना। और सरकार में राजनीतिक सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से काम करता है, मैंने आपको बता ही दिया है। देखिए, आपने काफ़ी टाइम पहले भी एक चीज़ पढ़ी होगी, प्रेशर ग्रुप्स, ठीक है, और इलेक्शन जो होते हैं
पॉलिटिकल ग्रुप्स, इनमें क्या फ़र्क होता है? इनमें ये फ़र्क होता है कि प्रेशर ग्रुप्स जो होते हैं, बड़े बड़े ग्रुप होते हैं काफ़ी, लेकिन ये इलेक्शन लड़ने का काम नहीं करते, क्योंकि इनको सत्ता में नहीं आना। सत्ता में किसको आना है? पॉलिटिकल पार्टी को। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, कई बार एग्जाम में इस तरीके से पूछ लिया जाता है। तो एक राजनीतिक दल का काम क्या होता है? वो चुनाव लड़ता है और सरकार मतलब सत्ता हासिल करने की कोशिश करता है। ठीक है, किसमें? राजनीति में। वे लोगों का समर्थन पाकर चुनाव जीतने के बाद उनकी नीतियों को लागू करने का प्रयास करते हैं। जब भी इलेक्शन का टाइम आता है तो आप एक चीज़ कॉमन देखते हो, ये चीज़ बहुत ज़्यादा लोगों के बीच में आती है कि इस कोई भी जो पॉलिटिकल पार्टी होती है वो कुछ ना कुछ अपनी पॉलिसीज़ को बताती है कि हम जो है इस विचारधारा को मानने वाले हैं और हम ये वाली पॉलिसी बनाएंगे, हम लोगों के लिए ये वाला काम करेंगे, जहाँ जहाँ कमियां हैं हम ये वाली पूरी करेंगे। तो लोगों के डिमांड के हिसाब से वो अपनी पॉलिसीज़ बताते हैं और लोगों को उनकी पॉलिसीज समझ में आ गई और विश्वास उन पर हो गया तो वो फिर उन्हीं को ही वोट करते हैं। ठीक है, तो पॉलिटिकल पार्टीज़ एक तरीके से हमारा जो विश्वास होता है उसको भी जीतने में कामयाब होती है पूरे तरीके से, तभी जाकर वो गवर्नमेंट बना पाती है। ठीक है, तो वे लोगों का समर्थन पाकर चुनाव जीतने के बाद उन नीतियों को लागू करने का प्रयास करते हैं। कौन? पॉलिटिकल पार्टीज। अब है पॉलिटिकल पार्टी के 3 प्रमुख हिस्से। तो पॉलिटिकल पार्टी में सबसे पहले तो नेता होगा कोई भी, जैसे किसी भी ग्रुप का कोई एक नेता होता है। आप भी बहुत सारे लोग किसी किसी ग्रुप में शामिल होंगे, वहाँ पर कोई एक लीडर होगा या फिर ठीक है उसकी लीडरशिप में काम चलता होगा, जो भी डिसीजन मेकिंग होती है, जो भी पॉलिसीज मेकिंग होती है वो सब उसी के हिसाब से होती होगी। तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए किसी भी ग्रुप की तरह ही एक नेता होता है, यानी एक लीडर होता है। उस पार्टी में सक्रिय सदस्य होते हैं, यानी एक्टिव मेंबर्स होते हैं। ठीक है, अगर आप एक्टिव नहीं रहेंगे तो आपकी जो पार्टी है वो ठप हो जाएगी, काम नहीं करेगी, क्योंकि लोगों को विश्वास हो जाएगा कि आप एक्टिव तो हो ही नहीं। थर्ड है आपका अनुयायी या समर्थक। राजनीतिक दल के इसमें प्रमुख हिस्सों में एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हिस्सा है समर्थक, यानी उसके सपोर्टर्स। ठीक है, उसके सपोर्टर्स जो हैं वो कौन कौन है? तो जितने ज़्यादा सपोर्टर्स होंगे, जितने ज़्यादा उस पार्टी को मानने वाले लोग होंगे, उतनी संख्या बढ़ती जाएगी और जितना ग्रुप है वो बढ़ता चला जाएगा। कहते हैं ना कि मैं भी इस पर्टिकुलर पार्टी का मेंबर बन गया हूँ, तो उस पार्टी में एक आदमी की इंपॉर्टेंस और हो गई है, एक आदमी का नंबर और दर्ज हो गया कि भाई ये भी हमें ही को मानने वाला है। तो क्या होता है, इसी तरीके से बोलते हैं ना सबसे बड़ी पार्टी देश की ये वाली है, या फिर ये पार्टी एक इमर्जिंग पार्टी बनती जा रही है। पहले इस पार्टी में बहुत कम लोग थे, लेकिन उस पार्टी की पॉलिसीज इतनी बढ़िया थी, काम करने का तरीका इतना अच्छा था कि लोग दूसरी पार्टी से भी उस पार्टी में आने लगे। तो इस तरीके की जो चीज़ें होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो कोई भी तो राजनीतिक दल होगा, उसके 3 प्रमुख हिस्से होते हैं, नेता, सक्रिय सदस्य और अनुयायी और समर्थक। अब देखिए, अगर हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो यहाँ पर आपसे स्ट्रेट क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन कौन सी एक पॉलिटिकल पार्टी की विशेषता नहीं है। ठीक है, और आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा और नीचे भी दे दिया जाएगा ए और बी, केवल ए, इस तरीके से। तो आपको कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्कुल अच्छे से क्लियर करना है। ठीक है, लैंग्वेज का भी आपको प्रॉपर यहाँ पर ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट आता है कि राजनीतिक दलों के कार्य। यहाँ पे एक चीज़ मैंने मिस कर दी, वो है आपका पॉलिटिकल पार्टी के साथ आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऐड करना। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? संविधान। देखिए, आप जनरली किसी भी इंसान से बोलेंगे संविधान के बारे में कि संविधान के बारे में, हमारे देश के संविधान के बारे में कुछ बताओ, किसी से भी पूछ लो आप कि हमारे देश के संविधान के बारे में कुछ बताओ, तो वो हो सकता है संविधान ना पता हो, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी के बारे में बोल देगा कि हाँ पॉलिटिकल पार्टी तो पता है भाई, वो फला पार्टी है, तब आई थी, ये हुआ था, लेकिन उसको कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में ज़्यादा नहीं पता होगा। ठीक है, तो वही वाली बात है, लोग इतने अवेयर होते नहीं हैं, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी से लोग ज़्यादा अवेयर होते हैं। ठीक है, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में भी लोगों को पता होना चाहिए कि संविधान क्या है। देखिए, जब से न्यूज़ में आया कि कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो रहा है, तब से तो लोगों को इस वर्ड के बारे में थोड़ी इंपॉर्टेंस बढ़नी शुरू हो गई होगी, नहीं तो उससे पहले लोग इतना, क्योंकि हमारा जो सोसाइटी है ना वो सोशल वैल्यूज़ को ज़्यादा फॉलो करती है, ना कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू को। समझ रहे हो बात को मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ? किसी भी सोसाइटी के बहुत सारे पहलू होते हैं, सोशल पहलू होते हैं, आपका कल्चरल वैल्यू होते हैं, आपका पॉलिटिकल वैल्यूज़ होते हैं, और जहाँ पर पॉलिटिकल वैल्यूज़ हो गए वहाँ पे अपने आप ही कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान आ जाएगा। ठीक है, मैं इस वक्त जॉब ले सकती हूँ एक महिला होकर, एक फीमेल होकर, तो ये मौका मुझे किसने दिया है? ये मुझे सोशली नहीं मिला है, ये मुझे सोसाइटी ने मौका नहीं दिया है, ये मुझे कॉन्स्टिट्यूशन ने मौका दिया है, ये मौका मुझे संविधान ने दिया है कि आज मैं जॉब कर सकती हूँ। ये मौका मुझे सोसाइटी ने नहीं दिया, सोसाइटी ने तो मुझे ये बोला था कि घर में बैठो। अगर आज भी
मैं किसी पर्टिकुलर जॉब प्रोफाइल की बात करने लगूँ तो सोसाइटी में 10 लोग ये बोलेंगे आकर कि नहीं, ये प्रोफाइल लड़कियों के लिए सही नहीं है, लेकिन मेरा कॉन्स्टिट्यूशन में ये राइट है कि मैं जॉब वो कर सकती हूँ वो प्रोफाइल वाली, तो मैं बिल्कुल उस जॉब को कर सकती हूँ। हो सकता है मेरे घर वाले रेडी ना हो, लेकिन मैं उनको रेडी कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे कॉन्स्टिट्यूशनली राइट है। मुझे कोई मना नहीं कर सकता कि तुम जॉब नहीं कर सकती हो। किसी कंपनी में मुझे ये नहीं बोला जा सकता कि क्योंकि तुम एक लड़की हो तुम ये जॉब प्रोफाइल नहीं फॉलो कर सकती हो। तो समझ रहे हो, तो पॉलिटिकल वैल्यूज़ किसी भी सोसाइटी की अलग होती है। सोशल वैल्यूज़, बहुत सारी चीज़ें सोशली एक्सेप्टेबल नहीं होती है, लेकिन वो सारी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशनली एक्सेप्टेबल होती है, ठीक है। कल्चरली एक्सेप्टेबल नहीं होती, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है तो आप वो चीज़ नहीं कर सकते। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन है जो कि बहुत बड़ी चीज़ है। सांस लेने की जो आज़ादी है वो कॉन्स्टिट्यूशन हमें दे रहा है यहाँ पर, सच में। तो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट होने के नाते या फिर आप एक सोशल स्टडीज़ के टीचर होने के नाते आप कॉन्स्टिट्यूशन की आपको एक छोटी से छोटी बात पता होनी चाहिए। तो अपना कॉन्स्टिट्यूशन वाला चैप्टर तो ढंग से करके ही रखना, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पढ़ाई के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, आप एक एसएसटी के टीचर हो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, राजनीतिक दलों के कार्य क्या होते हैं। कोई भी राजनीतिक दल होगा वो बनेगा किस पर्पज़ के लिए, इसी पर्पज़ के लिए कि उसको चुनाव लड़ना है और अपनी सरकार बनानी है, ठीक है। दूसरा है, दल जो है वो अलग अलग नीतियाँ यानी पॉलिसीज़ और अपने प्रोग्राम्स बनाते हैं। वो किसके सामने रखते हैं, अपने वोटर्स के सामने रखते हैं, मतदाताओं के सामने रखते हैं। और मतदाता फिर क्या करता है, अपनी पसंद की नीतियाँ और कार्यक्रम चुनता है, यानी उन पॉलिटिकल पार्टीज़ को सेलेक्ट करेगा जिनकी पॉलिसीज़ जो है वो उनके हिसाब से होगी, ठीक है। कोई पॉलिटिकल पार्टी वैसे तो होता नहीं, अगर कोई डिवीजन की बात कर रही है या फिर कुछ गलत बात कर रही है तो आप उसके साथ बिल्कुल भी नहीं जाओगे। जो पॉलिटिकल पार्टी यूनिटी की बात करेगी उसके साथ ही आप जाओगे। पार्टी देश के कानून निर्माण में निर्णायक भूमिका निभाती है, यानी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी होगी वो कानून निर्माण में बिल्कुल पूरी तरीके से हेल्प करेगी, है ना। किसी भी कंट्री में जो कानून निर्माण की प्रक्रिया होती है बिना पॉलिटिकल पार्टी के हो जाएगी। जब एक अच्छी पॉलिटिकल पार्टी आएगी तो उसके हिसाब से अगर चीज़ें बनेंगी तो ज़्यादा अच्छी सी चीज़ें होंगी, है ना। दल की सरकार बनाते और चलाते हैं दल ही जो होते हैं, यानी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, वही तो सरकार निर्माण करते हैं और वही फिर सरकार को चलाते हैं, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर पॉलिसीज़ की अगर बात करें तो लोगों की राय भी आती है। कुछ लोग प्रोटेस्ट भी करते हैं कि नहीं, हमें तो ये पॉलिसी चाहिए ही नहीं, पर फिर सरकार उनको समझाती है कि नहीं, ये पॉलिसी तुम्हारे लिए सही है, तो वो किसी हद तक मान जाते हैं, ठीक है। अब देखिए, दल ही सरकार बनाती है। एक बार इस पॉइंट को थोड़ा सा और क्लियर कर लेते हैं। दल ही सरकार बनाते हैं, यानी जो दल है वो ही पॉलिटिकल पार्टी का जो लीडर है उसको चुनता है, और जैसा लीडर होगा, जैसी उसकी मेंटालिटी होगी, वैसे ही आगे काम होगा, ठीक है। और जो भी कुछ उसकी इच्छा होगी, जो भी उस मिनिस्टर की इच्छा होगी, उस हिसाब से ही काम होगा। कानून निर्माण का मतलब ये होता है कि जो विधायिका होगी, जो आपकी कानून निर्माण बनाने की जो संस्था है विधायिका, अगर हम सेंट्रल लेवल पे देखें यानी पूरे देश के लिए कानून कौन बनाता है, संसद। और स्टेट वाइज अगर हम बोले तो कानून बनाने का काम किसका है, विधानसभा का। कुछ जगहों पे विधान परिषद भी है, ठीक है। कुछ स्टेट्स में विधान परिषद और विधानसभा दोनों हैं, कुछ स्टेट में सिर्फ विधानसभा ही है। तो यहाँ पर भी मेनली जो होते हैं इन्हीं के मेंबर्स होते हैं, इन्हीं पार्टीज के मेंबर होते हैं, इसीलिए बोला जाता है कानून निर्माण के लिए भी इनकी निर्णायक भूमिका होती है। हमारा नेक्स्ट जो 5th नंबर पर जो आता है चीज़, वो है चुनाव हारने वाले दल शासक दल के विरोधी पक्षी भूमिका निभाते हैं, ठीक है। यानी जो विपक्षी दल है, यानी जो अपोजिशन में दल हैं, वो भी कहीं ना कहीं ये भी लोकतंत्र का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। लोकतंत्र में विपक्षी दल का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर विपक्षी दल नहीं होगा तो जो सरकार है वो अपने मनमाने ढंग से काम करेगी। लेकिन विपक्षी दल का नेता होने के लिए भी कुछ कंडीशंस होते हैं जो कि आपको फुलफिल करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि 100% अगर आपका आ गया तो विपक्षी दल बन जाएगा। आपको कुछ कंडीशंस है वो फुलफिल को फॉलो करनी पड़ेंगी, तभी जाके विपक्षी दल कहलाएगा, ठीक है। तो चुनाव जो है वो तो होता ही है, उसके बाद सरकार बनती है। जो विपक्षी दल होता है वो कहीं ना कहीं पॉलिसीज को मैनेज करने का काम करता है, नियंत्रण करने का काम करता है, ठीक है। एक तरीके से अगर सरकार ठीक से काम नहीं कर रही तो उसकी आलोचना करता है कि आप यहाँ पर गलत हो। यहाँ पर हमारा जो 6th नंबर पर जो पॉइंट है वो कहता है कि जनमत निर्माण में दल महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जनमत निर्माण का मतलब क्या होता है, यानी लोगों का जो डिसीजंस है, लोगों की जो बातें हैं उनके लिए। देखिए, हमारी सोसाइटी में बहुत ही अलग अलग तरीके के ग्रुप्स हैं, ठीक है, बहुत ही संगठन है, जिसके अंदर हम बात करते हैं प्रेशर ग्रुप्स की, यानी जो दबाव समूह होते हैं उनके भी। तो ये सब मिलके क्या करते हैं, एक महत्वपूर्ण हमारा एक क्या कहते हैं कि पॉलिसी मेकिंग में भी काफी ज्यादा हेल्प करते हैं, और सरकार को कहीं ना कहीं बताते रहते हैं कि हमारी क्या समस्या है। टाइम टू टाइम आंदोलन भी करते रहते हैं, और सरकार के ऊपर मतलब
थोड़ा सा कंट्रोल करके रखते हैं ये कि आप बिल्कुल फ्री नहीं हो कि कुछ भी करते रहो, सरकार कहीं भी कुछ भी गलत करे तो बहुत सारे सोशल ग्रुप्स उठ के आ जाते हैं कि भाई सरकार ने ये पर्टिकुलर चीज सही नहीं करी। ठीक है, टॉपिक यहाँ पर हम पॉइंट नंबर 7 पे आते हैं। दल ही सरकारी मशीनरी और सरकार द्वारा चलाए जाने वाले कल्याण कार्यक्रमों तक लोगों की पहुंच बनाते हैं। यानी पॉलिटिकल पार्टीज ही होती हैं वो जो सरकार जो पॉलिसीज बनाती हैं वो लोगों तक पहुंचाते हैं। अगर पॉलिटिकल पार्टी अच्छी सी पॉलिसी नहीं बनाएगी तो लोग उनका सपोर्ट करेंगे नहीं करेंगे। देखिए, एक जो कॉमन मैन होता है, यानी कि आप कह सकते हैं एक साधारण नागरिक जो होता है, वो अपने आप तो कोई काम कर नहीं लेगा। वो जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज है, जो इसके ग्रुप हैं, वो कोई पॉलिसी बनाएंगे, उसके साथ ही तो जब इम्प्लीमेंट हो जाएगी तभी तो कुछ काम करेगा। अकेले तो वो कुछ काम कर नहीं सकता है। तो जैसे सरकारी अधिकारी है, ठीक है, एक तो है आपका सरकारी अधिकारी और एक है आपका राजनीतिक कार्यकर्ता। ठीक है, राजनीतिक कार्यकर्ता। तो आपके लिए किसके साथ जाना ज्यादा आसान होता है? ठीक है, अगर आपको कोई डिमांड रखनी है या फिर कुछ काम करना है तो आप क्या करेंगे? आप इनमें से किसी के पास जाते हैं, जैसे कि आपको कुछ राइट दे दिए जाए कि आप सारी बातें किसी सरकारी अधिकारी को बताओ तो आप सोल्व कर देंगे, या फिर आपसे दूसरी तरफ बोला जाए कि किसी राजनीतिक ग्रुप के पास जाओ तो सोल्व कर देंगे। तो इसी वजह से लोग जो है वो दलों पे विश्वास ना करते हुए भी उनको अपने पास ही मानते हैं, उनको अपने क्लोज ही मानते हैं, क्योंकि उनको लगता है कहीं ना कहीं जो मेन पावर है वो राजनीतिक कार्यकर्ता के पास ही है। सपोज जैसे कि आपने कई मूवीज में या शॉर्ट मूवीज में या फिर ये सीरीज वगैरह चल रहे हैं, इनमें देखा होगा कि पॉलिटिकल किसी के चाचा, किसी के कोई भी रिलेटिव, वो अगर पॉलिटिकल लीडर है तो उसको बार बार बोला जाता है कि हमारे जो ये हमारे चाचा जो है वो विधायक हैं, या फिर हमारे ये पर्टिकुलर रिश्ते में लगता है ये विधायक है। तो आप अपने आप को ज्यादा क्लोज मानते हो इनसे कि हाँ इनसे अगर बात की जाए तो फिर बात बन सकती है। आप पॉलिटिकल लीडर के पास जाना ज्यादा बेटर फील करेंगे अगर आपको बोला जाए कि सरकारी अधिकारी के पास, क्योंकि वो उसका ये अधिकार क्षेत्र में इतना आता ही नहीं है ना ये चीज। अगर पॉलिटिकल लीडर के पास जाओगे तो झट से काम करवा देगा, है ना। आपकी अपनी कोई समस्या है, अगर आप उसको बताओगे, अब आप कहोगे कि इतना आसान थोड़ी ना होता है, तो मैं भी तो ये बोल रही हूँ इतना आसान नहीं है, पर फिर भी उनके पास ऑप्शन ही नहीं है, उनको राजनीतिक जो ग्रुप है उनके ऊपर ही डिपेंडेंट रहना पड़ता है। ठीक है, और देखिए आप धरना देने वाली बात भी तो देखेंगे कि उसके पर्टिकुलर उस लीडर के को बाइकआउट कर दिया गया है, या फिर उसके घर के बाहर जो है वो धरने पे लोग बैठे हुए हैं, या फिर ये सब चीजें। तो ये जो चीजें होती हैं ये कहीं ना कहीं ये बताती हैं कि दल ही जो वो चीज होती है जो सरकारी मशीनरी, सरकार द्वारा चलाए जाने वाले कल्याण कार्यक्रमों तक लोगों की पहुंच को बनाते हैं। लोगों को कुछ डिमांड होती है तो वो किसी भी पर्टिकुलर पार्टी का जो हेडक्वार्टर होता है वहां पर जाकर विरोध प्रदर्शन करते हैं। तो मेनली जो बात होती है वो ये होती है कि अगर उनको कुछ बात करनी है, पॉलिटिकल किसी भी चीज की बात करनी है, तो वो ज्यादा अपने आप को क्लोज राजनीतिक दलों के पास मानते हैं, ना कि किसी और ग्रुप के पास। चलिए, बहुत बड़ा टॉपिक हो जाएगा नहीं तो ये। राजनीतिक दल की जरूरत, ये हमने अभी बात की है, क्यों होती है। दलों के बिना क्या स्थिति होगी, अगर किसी कंट्री में दल ही नहीं होंगे तो वहां पर क्या होगा, इसकी कल्पना करके हम उनकी जरूरतों को समझ सकते हैं। कोई चीज जब हमारे पास होती है तो उसकी इतनी वैल्यू नहीं होती, जब वो चीज हमसे दूर चली जाती है उसकी वैल्यू तब ज्यादा बढ़ जाती है ना। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई एक इंसान है जो कि इम्पोर्टेंट आपकी जिंदगी में भी नहीं है, लेकिन जब आपको पता चले कि वो इंसान आपकी जिंदगी में नहीं है तो आपको सिर्फ उसकी अच्छाइयां ही नजर आएंगी, और ऐसा लगेगा अरे नहीं इस चीज में तो ये इंसान अच्छा था। या कोई इंसान दुनिया में नहीं रहता तो कोई भी उसकी बुराई नहीं करता, फिर उसकी सारी की सारी अच्छाइयां ही अच्छाइयां नजर आती है, अरे ये अच्छा इंसान था। तो ऐसे ही कोई चीज हमारे पास जब होती है तो उसकी इंपॉर्टेंस इतनी नहीं लगती, जब वो चीज दूर हो जाती है या हमसे दूर चली जाती है तब उसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा नजर आती है। तो सेम सिचुएशन यहाँ पे बोल रहे हैं कि दलों को हम लोग बाग नागरिक, आम नागरिक दलों को कितना ही कोस लें, लेकिन आप क्या सोच सकते हो कि अगर ये दल ना हो तो आपका देश कैसे चलेगा, कैसे काम होगा। तो दल की ये इंपॉर्टेंस है कि वो एटलीस्ट आपके पास है कि आप कुछ नीति बनाना चाहते हो, आप कुछ देश में चाहते हो, तो आप आपके पास कोई एक चीज है आप उसको बता सकते हो। ठीक है, यही तो लोकतंत्र है। राजतंत्र में क्या है, आप बता सकते हो राजा को मुझे ये चाहिए वो चाहिए, नहीं बता सकते। ये रूल खत्म ही क्यों हुआ, राजा वाला रूल इसीलिए खत्म हुआ कि यहाँ पर लोगों की कोई वैल्यू नहीं थी, सिर्फ एक ही के हाथ में सारा शासन था। लेकिन ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है, यहाँ पे राजनीतिक दल है, और राजनीतिक दल आए ही इसलिए हैं ताकि वो लोगों की बात को सुने, उनको सुनना पड़ेगा। ठीक है, नहीं सुनेंगे तो अगली बार वो पावर से चले जाएंगे।
राजनीतिक दल में जो व्यक्ति सरकार बना रहा है उसको हमने चुना है हमारे ऊपर ही रूल करने के लिए, है ना। अगर वो हमारे हिसाब से नहीं चलेगा तो उसका होने का कोई फायदा नहीं है, उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, ठीक है। तो ये है राजनीतिक दल, ये है उसकी स्थिति। अगर दल न हो, देखिए अगर कोई पॉलिटिकल ग्रुप होगा ही नहीं तो अपनी शिकायत किससे करेंगे, अपनी मन की बात किससे करेंगे। तो सारे उम्मीदवार स्वतंत्र या निर्दलीय होंगे, तब इनमें से कोई भी बड़े नीतिगत बदलाव के बारे में लोगों के चुनावी वायदे करने की स्थिति में नहीं होगा। कमिटमेंट वाली बात जब आएगी तो आप किससे करोगे कमिटमेंट, कोई ग्रुप तो होना चाहिए ना। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी है ही नहीं तो आप करोगे क्या, है ना। अब एक ग्रुप होगा, उससे आप बात करोगे, वो अपनी पॉलिसी अपनी थिंकिंग आपको बताएगा, आपको मैच होती है तो आप कहोगे हाँ भाई ठीक है, ये इसी को रूल में ले आते हैं, इसको ही हम मतलब इसको ही हम क्या कहते हैं सत्ता में ले आते हैं। तो ये सारी चीजें होती है। दूसरी बात ये भी है कि पॉलिटिकल अगर ग्रुप होंगे तो एक तो होगा जो पूरे देश को रूल करेगा, बाहर से कोई आक्रमण कर दे या फिर कोई बाहर की कंट्री की बात है तो वो कौन सब कुछ मैनेज करेगा। किसी देश में विकास हो रहा है तो वो पॉलिटिकल पार्टी के थ्रू ही तो हो रहा है, वो सरकार बना रही है, अपनी पॉलिसी अपने हिसाब से काम कर रही है, और जितने होनहार उसमें क्या बोलते हैं लीडर्स होंगे, मंत्री होंगे, उतना ही वो सिचुएशन को अच्छे से हैंडल कर पाएंगे। अगर होनहार मंत्री नहीं होंगे तो वो बाहर के लोगों से क्या बात करेंगे, है ना। सपोज जो फॉरेन अफेयर्स है, मिनिस्ट्री है, अगर वो सिचुएशंस को ढंग से मैनेज नहीं करेगी तो कहाँ बाहर के साथ रिलेशन अच्छे होंगे, और बिना ग्लोबली आप अटैच हुए कैसे किस तरीके से आप अपने देश में उन्नति कर पाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से पॉलिटिकल ग्रुप्स की आपको बिल्कुल जरूरत होती है। अगर आप बोले कि पॉलिटिकल ग्रुप नहीं है तो इसका एक एग्जांपल आप ले सकते हैं, पंचायती राज चुनाव जब होते थे, सपोज जब कॉन्स्टिट्यूशन में 73rd जो अमेंडमेंट हुआ था 1992 में, उसके थ्रू हमारे 11वीं अनुसूची जोड़ी गई संविधान में, और साथ ही में 73rd अमेंडमेंट हुआ और इसमें पंचायती राज व्यवस्था जो उसको संवैधानिक कर दिया गया। यानी अब जो है पंचायती राज व्यवस्था सिर्फ ऐसा नहीं है कि जैसे पहले गाँव में 5 लोग बैठ गए, वो किसी भी तरीके से डिसीजन ले रहे हैं, कोई भी कुछ भी कर रहा है, या फिर लेडीज भी पंचों में नहीं है, फिर कुछ भी चीजें, तो वहां पर ये चीज नहीं थी। लेकिन जब से अमेंडमेंट आया है तो ये चीजें एकदम सीक्वेंस में चलने लगी, एकदम सिस्टमैटिक तरीके से चल रही हैं कि पंचायती राज में चुनाव होंगे और सारी चीजें होंगी। लेकिन ये समझो कि जैसे कि अगर यहाँ पर कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है तो वहां पे जो काम करने का तरीका होगा वो बिल्कुल भी सही नहीं होगा, ठीक है। गांव जो है वो अलग अलग खेमों में बट जाएगा, कुछ अलग तरीके की बात करेंगे लोग, कुछ अलग तरीके की बात करेंगे, ठीक है। और वहां से एक सिस्टमेटिक तरीके से पैनल नहीं बन पाएगा जिस तरीके से होना चाहिए। तो एक पॉलिटिकल पार्टी जो होती है वो एक तरीके से सर्टिफाइड होती है या रजिस्टर्ड होती है, जो कि हमारी ही बात को सुनने के लिए और हमारे कामों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। समझ में आ रही बात, ये है चीज, ठीक है। इसीलिए किसी भी देश में जो राजनीतिक दल है वो कहीं ना कहीं उस देश का आईना बन जाते हैं, छवि बन जाते हैं उस देश की। कोई भी पॉलिटिकल लीडर होगा, अगर उसकी छवि अच्छी है उस देश में भी और ग्लोबल लेवल पे भी, तो समझो कि उस देश में कुछ विकास हो रहा है, नहीं तो कुछ भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो किसी देश का विकसित होना, विकासशील होना, कोई बड़ा देश है कोई छोटा देश है, हर जगह पे आपको पॉलिटिकल ग्रुप तो नजर आएंगे ही आएंगे, क्योंकि देश को चलाने का काम वही करते हैं, ठीक है। पॉलिसी मेकिंग का काम वही करते हैं, लोगों से जुड़ने का काम भी वही करते हैं। तो राजनीतिक दलों का उदय प्रतिनिधित्व पर आधारित लोकतांत्रिक व्यवस्था के उभार के साथ जुड़ा है। यानी जैसा प्रतिनिधित्व होगा, जैसा रिप्रेजेंट किया जाएगा, उसी हिसाब से आप नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे अपनी छवि कैसे बना पा रहे हो वो डिपेंड करेगा। राजनीतिक दल लोकतंत्र की एक अनिवार्य शर्त है, ठीक है। ये एक ऐसे करके आपसे पूछा जा सकता है क्या ये कथन सही है, या फिर आपको 4 कंडीशन देके पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सी कंडीशन। हमने अभी तक बात की कि पॉलिटिकल पार्टी जो है वो कह सकते हैं कि लोकतंत्र का एक अनिवार्य शर्त है। यानी अगर किसी कंट्री में लोकतंत्र है, यहाँ पे डेमोक्रेसी है, तो वहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज होंगी ही, क्योंकि उनके बहुत सारे काम होते हैं पॉलिटिकल पार्टी के। तो लेकिन पॉलिटिकल पार्टी है, ये सही है, लेकिन कितने दलों का होना जरूरी है या फिर अच्छा है। यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि 1 दल है, 2 दल है, 3 दल है, 3 से ज्यादा दल है, यानी 1 पार्टी सिस्टम है, 2 पार्टी है या मल्टी पार्टी सिस्टम है, सही है। लेकिन अच्छी व्यवस्था कौन सी है? सिर्फ किसी कंट्री में अगर एक ही, जैसे कि हम बात करें अगर एक दलीय शासन व्यवस्था की, जिसको हम बोलते हैं 1 पार्टी सिस्टम, तो इसमें क्या कहा गया है कि किसी कंट्री में सिर्फ एक ही सरकार, एक ही पॉलिटिकल पार्टी होगी जो हमेशा उस पर रूल करेगी, कोई और पार्टी इसके अगेंस्ट नहीं आएगी। तो ऐसे में क्या होता है, थियोरेटिकली और प्रैक्टिकली बात अलग होती है। जैसे कि हम बात करें चीन की, यानी कि हम चाइना की बात करें, तो वहां पर कम्युनिस्ट पार्टी जो है, कौन सी,
कम्युनिस्ट पार्टी, मेनली उसका ही बोलबाला रहता है। लेकिन वहां पर व्यवस्था ये है, कहा यह गया है कि कितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज आ सकती हैं, यानी उनके अगेंस्ट खड़ी हो सकती है। लेकिन अगर रियलिटी में देखें तो ये वाली जो पार्टी है वो हमेशा से ही सत्ता उसने बनाए ही रखी है। ठीक है, कह सकते हैं कि वन पार्टी सिस्टम ऐसे ऐसे कंट्रीज में चलता है जहां पर बोला जाता है कि आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, लेकिन पार्टिसिपेशन हो नहीं पाता। अब हम यहाँ पे बात करते हैं दो दलीय व्यवस्था की, यानी जहां पर टू पार्टी सिस्टम है, यानी एक पार्टी है, एक दूसरी पार्टी है, और अदल बदल के कभी ये वाली पार्टी आएगी सत्ता में, कभी ये वाली पार्टी आएगी सत्ता में। तो ये लोगों के विश्वास के ऊपर, उनकी पॉलिसीज के ऊपर डिपेंड करता है, चाहे कंट्री कितनी भी बड़ी हो या छोटी हो। ये तो मैटर करता है वैसे कि कंट्री बड़ी है या छोटी है, उस हिसाब से अगर छोटी कंट्री है तो हमें मल्टी पार्टी सिस्टम कई बार लोग अवॉइड कर देते हैं कि भाई इतनी बड़ी कंट्री के लिए क्या, छोटी कंट्री के लिए आप क्या करोगे। कई बार क्या होता है बड़ी कंट्रीज में भी सोचना पड़ता है कि मल्टी पार्टी सिस्टम होना चाहिए या नहीं, वहां पे उनकी अलग कंडीशंस हो जाती हैं। ठीक है, अब चाइना जो है वो तो है बड़ी कंट्री ना, लेकिन यहाँ पर दो दलीय व्यवस्था की बात करें, टू पार्टी सिस्टम, जैसे कि अमेरिका में देखने को मिलता है, मोस्टली ब्रिटेन में देखने को मिलता है कि जो दबदबा बना होता है वो किन्हीं दो ग्रुप्स का ही बना रहता है मोस्टली। तो ऐसी व्यवस्था को कहते हैं कि यहाँ पे क्या है, टू पार्टी सिस्टम है, यानी दो ही दल हैं जो बहुमत पाने के लिए और सरकार बनाने के लिए मोस्टली दावेदार रहते हैं कि या तो इस पार्टी की सत्ता बनेगी या फिर दूसरी पार्टी की सत्ता बनेगी। तो ये तो हो गई दो व्यवस्था। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारी बहुदलीय व्यवस्था की। बहुदलीय व्यवस्था होती है आपकी मल्टी पार्टी सिस्टम, जहां पर दो से ज्यादा पार्टी हो सकती है, कितनी भी पार्टी हो सकती है। ठीक है, तो बहुदलीय व्यवस्था हम मेनली यहाँ पर बात करेंगे भारत की। तो भारत में हम मल्टी पार्टी सिस्टम की अगर बात करें तो ये हमारा जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है उसको कहीं ना कहीं दिखाता है। हमारे भारत में बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि अलग अलग तरीके से डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, अलग अलग तरीके से, क्योंकि हमारा फेडरल सिस्टम भी तो है ना, भारत में फेडरल सिस्टम हम फॉलो करते हैं, यानी हम संघवाद को फॉलो करते हैं। तो संघवाद है तो बहुत अलग अलग राज्य हैं, अलग अलग उनकी संस्कृति है, अलग अलग उनका बोलचाल है, पहनावा है, खान पीन है, भाषा है। तो ये सब जो चीजें हैं ये कहीं ना कहीं डिपेंड करती हैं कि हम किसी एक पार्टी को ये वो नहीं दे सकते कि वो ही सब कुछ डिसाइड करे। तो इसलिए अलग अलग तरीके से बहुत सारी पार्टीज बनती हैं। तो हमारे जो देश है उसमें बहुदलीय व्यवस्था हमने चलाई है, और ये बहुदलीय व्यवस्था के साथ साथ एक और व्यवस्था यहाँ पर चल पड़ी थी, वो है गठबंधन की। ठीक है, गठबंधन की व्यवस्था 2004 का जो चुनाव हुआ था, संसदीय चुनाव, उसमें भारत में तीन इंपॉर्टेंट गठबंधन बने थे, जिसको आप कह सकते हैं कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, कौन सा, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, जिसको आप एनडीए बोलते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, जिसको आप मेनली क्या बोलते हैं, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, है ना, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। दूसरा यहाँ पर संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन, जैसे कि द यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, जिसने हाल ही में अपना नाम चेंज किया है। ठीक है, और तीसरा आप कह सकते हैं कि लेफ्ट फ्रंट गवर्नमेंट, यानी कई सारे जो ग्रुप हैं वो मिलकर जब सरकार बनाते हैं तो इसमें कोई एक जो पॉलिटिकल ग्रुप है वो अपनी सरकार बहुमत हासिल करने में नाकाम हो जाता है, यानी उसको नहीं मिल पाते बहुमत, तो फिर वो अलग अलग छोटे छोटे ग्रुप्स जो हैं उनको भी अपने साथ इंक्लूड कर लेता है, और फिर बनती है गठबंधन की सरकार, जो कि बहुत ही मुश्किल हो पाती है चलनी, क्योंकि एक पार्टी जो होती है वो अपने हिसाब से जब काम करेगी अब उसका जो एग्जीक्यूशन होगा चीज़ों को तो वो ज़्यादा आसानी से होगा। सपोज कोई डिसीजन मेकिंग है उसमें एक पार्टी तो हाँ बोल रही है, दूसरी पार्टी ना बोल रही है, तो वो चीज़ें बीच में अटकी ही रह जाती हैं। तो कहीं ना कहीं बहुदलीय व्यवस्था कह सकते हैं एक अच्छी व्यवस्था है। अब क्वेश्चन आता है कि बहुदलीय व्यवस्था की हमने बात कर ली कि बड़ा देश है, बड़ी कंट्री है कोई, और वहाँ पर वहाँ की डाइवर्सिटी के हिसाब से अलग अलग ग्रुप्स सामने आए हैं अपनी अपनी डिमांड्स को लेकर, अपनी अपनी पॉलिसीज को लेकर लोगों के बीच में। तो यहाँ पर जो कंपटीशन की भावना है, पहली बात तो वो बढ़ जाती है, दूसरी बात ये हो जाती है लोकतांत्रिक व्यवस्था है तो यहाँ पर बहुदलीय व्यवस्था का होना अनिवार्य है, कुछ कंट्रीज ऐसा मानती हैं। ठीक है, तो ये सब पॉलिटिकल विभाजन की अगर हम बात करें, राजनीतिक विभाजन हो या फिर हमारी हिस्ट्री हो या फिर कल्चर हो चुनाव वाला, हमारा मल्टी पार्टी सिस्टम बनना ही बेहतर है। ठीक है, ऐसा कहा जाता है। अगर कंट्री में 2-3 पार्टी होगी तो वो हमारी जो हिसाब से हमारी सोशली नीड है, हमारी जो पॉलिटिकली नीड है, हमारी जो भौगोलिक विविधता है उसको ध्यान में रख के बनेगी और उसी हिसाब से पॉलिसीज कुछ बनाने का काम करेगी। ठीक है, तो बहुदलीय व्यवस्था का मतलब ये होता है। यहाँ पर हम बात करते हैं राजनीति में नैतिक ताकत, जिसमें कि आपको जन आंदोलन वगैरह के बारे में बात करते हैं कि इनके आने से क्या है, लोग और ज्यादा जुड़ाव फील करते हैं। ठीक है, और नैतिक ताकत जो होती है वो कहीं ना कहीं, जैसे कि
कोई गलत रूल बन रहा है तो वहाँ पर क्या बोला जाता है कि नहीं, हम पेड़ों को काटने नहीं देंगे, या फिर हम इस ज़मीन को तुम्हें हासिल नहीं करने देंगे, या फिर ये हमारी ज़मीन है, इस पर ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, या फिर कुछ भी चीज़ें हो सकती हैं, बांध बना रहे हैं उनको हम रोक रहे हैं कि नहीं ये चीज़ नहीं है। तो नैतिक ताकत के लिए जन आंदोलन की वहाँ पर बात की गई है। राजनीति में जन आंदोलन जो है वो जुड़ जाता है। फिर राजनीतिक दलों में जन भागीदारी, यानी लोग जो हैं वो किसी पॉलिटिकल ग्रुप में यानी पॉलिटिकल पार्टी में कितना पार्टिसिपेशन दे रहे हैं। जैसे कि कोई पॉलिटिकल पार्टी है, उसमें लोग ऐड हुए जा रहे हैं तो उसकी जो मेंबरशिप है वो बढ़ती जा रही है। बहुत सारी कंट्रीज ऐसी है जहाँ पर ये चीज़ देखने को मिलती है कि जो लोगों का पार्टिसिपेशन है वो लोगों पॉलिटिकल पार्टी से उठता जा रहा है। यानी आज के टाइम में अगर बात करें तो मोस्टली लोग ये बोलते हैं नहीं नहीं यार, मुझे किसी पार्टी का मेंबर नहीं बनना, मुझे तो किसी पार्टी में भरोसा ही नहीं है। तो ये चीज़ें जो हैं ये अलग अलग कंट्री में अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। एशियन कंट्रीज की बात कर ले या अमेरिका की बात कर ले या कहीं भी, तो लोगों का जो पार्टिसिपेशन होता है वो अलग अलग हिसाब से होता है। जैसी पॉलिटिकल पार्टी होगी और लोगों के हिसाब से वो काम करेगी, उसी तरीके से लोगों का पार्टिसिपेशन भी वहाँ पर नजर आएगा। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज अचानक से आगे बढ़ जाती हैं, वो कुछ ऐसे काम कर जाती हैं जिससे लोगों का ट्रस्ट उन पे बन जाता है तो उसकी मेंबरशिप वो ले लेते हैं। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी होती है जहाँ से उनका ट्रस्ट हट जाता है तो वो उससे फिर मेंबरशिप अपनी हटा लेते हैं। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि राजनीति में भागीदारी की बात हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे राजनीतिक दल की, कि राष्ट्रीय राजनीतिक दल कौन कौन से हैं। देखिए आपको जैसे कि पता है हमारे पास फेडरल गवर्नमेंट है, तो हमारे पास कुछ नेशनल ग्रुप्स होंगे जो पूरे देश का चुनाव लड़ेंगे, ठीक है, समझ रहे हैं, यानी राष्ट्रीय लेवल पे जो सरकार बनाने का काम करेंगे। कुछ हमारे पास स्टेट वाले ग्रुप होते हैं जो कि सिर्फ स्टेट तक ही सीमित हैं। कुछ क्षेत्रीय ग्रुप होते हैं जो किसी पर्टिकुलर क्षेत्र तक ही सीमित हैं, ठीक है। तो ये वाली चीज है, ये अभी इमर्जिंग ग्रुप्स है क्षेत्रीय जो दल है, क्योंकि क्षेत्रीय दलों का भी इंपॉर्टेंट रोल है। कई सारे क्षेत्रीय दल ऐसे थे कि वो छोटे लेवल पर बने और वो इतनी उन्होंने सक्सेस हासिल कर ली, लोगों का विश्वास हासिल कर लिया कि वो फिर स्टेट वाले ग्रुप में ऐड हो गए, ठीक है, और स्टेट से फिर वो नेशनल ग्रुप भी बने। अब देखते हैं कि क्या हमेशा एक नेशनल ग्रुप जो बन गया है, राष्ट्रीय राजनीतिक दल बन गया, वो हमेशा बनकर रह सकता है। कई पार्टियां पूरे देश में फैली हुई हैं, उन्हें राष्ट्रीय पार्टी कहते हैं। इन दलों की विभिन्न राज्यों में इकाइयां हैं, ठीक है, और कुल मिलाकर देखें तो ये सारी इकाइयां राष्ट्रीय स्तर पर तय होने वाली नीतियों, कार्यक्रम और नीतियों को ही मानती है। यानी जिसकी सेंट्रल में गवर्नमेंट है, यानी स्टेट लेवल पे, या फिर कह सकते हैं कि नेशनल लेवल पर जो है वो पार्टी है कोई, वो स्टेट लेवल की जो पार्टीज हैं उसके जो ग्रुप्स है, सपोज नेशनल लेवल पे कोई एक पार्टी है, उसकी जो पॉलिसीज है वो स्टेट लेवल पे भी उतनी ही कारगर साबित होगी। इसलिए बोला जाता है कि अगर किसी पर्टिकुलर स्टेट में भी उसी पार्टी की सरकार है और सेंट्रल में भी उसी की पार्टी की सरकार है तो वहां पर क्लैशेस होने के चांसेस कम रहते हैं पावर को लेकर। लेकिन स्टेट में अलग पार्टी है और सेंटर में अलग पार्टी है तो वहां पर क्लैशेस होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो मेनली ये देखा गया है कि जो सेंट्रल लेवल होता है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग देखा गया है हमारे पास, ठीक है। नेशनल लेवल की पार्टीज कौन कौन सी है? हमारे देश में अपनी विशेष परिस्थितियों के अनुरूप दलीय व्यवस्था विकसित हुई, जिसको हमने बोला मल्टी पार्टी सिस्टम। जैसे कि अगर भारत में बहुदलीय व्यवस्था है, उसका कारण यह है कि 2-3 जो पार्टियां हैं वो बड़े जो देश है उसकी सारी सामाजिक और भौगोलिक विविधता को समेट पाने में अक्षम है। इसलिए हर स्थिति में आदर्श स्थिति चलाने के लिए हमने मल्टी पार्टी सिस्टम को ही फॉलो किया। अब देख लेते हैं कि राष्ट्रीय पार्टी होने का दर्जा किसको मिलेगा। जब भी कोई पार्टी राज्य विधानसभा के चुनाव में पड़े कुल मतों का 6% या उससे ज्यादा हासिल करती है, और कम से कम ये वाली चीज आपको याद कर लेनी है अच्छे से, क्योंकि जो क्वेश्चन बनेगा वो इसी हिसाब से बनेगा कि राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल करने के लिए इनमें से कौन सी विशेषताओं का होना अनिवार्य है या अनिवार्य नहीं है। और नीचे ABCD करके आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा, तो आपको करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। तो ये कंडीशंस आपको याद रखनी जरूरी है, ठीक है। ये समझने वाली चीज तो है ही, पर ये याद करने वाली भी चीज है। थोड़ा याद कर लोगे तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सही रहेगा। जब कोई पार्टी राज्य विधानसभा के चुनाव में पड़े कुल मतों का 6% या उससे ज्यादा हासिल करती है और कम से कम 2 सीटों पर जीत दर्ज करती है, तो उसे अपने राज्य के राजनीतिक दल के रूप में मान्यता मिल जाती है, ठीक है। अगर कोई दल लोकसभा चुनाव में पड़े कुल वोट का अथवा 4 राज्यों में, ये वाला हमने बात की थी स्टेट पार्टी की, ठीक है, और ये हम बात कर रहे हैं नेशनल वाली। यानी पहला जो आपका पॉइंट है ये आपकी राज्य स्तर की जो पार्टी है वो बनने के लिए क्राइटेरिया है, और दूसरे वाला जो पॉइंट है आपका वो नेशनल लेवल पे पार्टी बनने का एक क्राइटेरिया है। तो आपसे बोला गया है कि लोकसभा चुनाव में पड़े हुए वोट का
पड़े हुए कुल वोट का अथवा 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में पड़े हुए वोटों का 6% हासिल करना और लोकसभा चुनाव में कम से कम 4 सीटों पर जीत दर्ज करना, तो उसे राष्ट्रीय दल की मान्यता मिल जाएगी। ठीक है, तो इनमें से कोई भी कंडीशन अगर आप फुलफिल करते हो तो वो जो दल है वो नेशनल लेवल का दल कहलाने के लिए एलिजिबल हो जाएगा। अब देखिए इस वक्त 2023 की मैं बात कर रही हूँ, यहाँ पर सितंबर आपका मंथ चल रहा है। देश में कुल 6 नेशनल पार्टी लेवल की पार्टियां हैं। ठीक है, ऐसा भी हुआ है 8 पार्टी हुए 7 पार्टी हुए, लेकिन अगर आज के टाइम में देखिए जो अप्रैल में रिपोर्ट आई थी उसके हिसाब से कुछ पार्टीज ने अपने जो कंडीशंस हैं वो फुलफिल नहीं कर पाई, तो उनको नेशनल पार्टी दर्जा उनसे छीन लिया गया। कुछ पार्टी जो नेशनल लेवल की जो कंडीशन है वो फुलफिल कर पाई उनको ऐड कर लिया गया। ठीक है, ये बात आपको ये हमेशा अपडेट रखना चाहिए। तो फर्स्ट है यहाँ पर पार्टी भारतीय जनता पार्टी भाजपा, इसने सारी कंडीशन फुलफिल की हुई है, नेशनल लेवल की पार्टी है। दूसरी कांग्रेस, तीसरा है आपका बहुजन समाज पार्टी बीएसपी, फोर्थ है आपका कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी मार्क्सवादी पार्टी, 5 है आपका नेशनल पीपल्स पार्टी एनपीपी, इसने भी फुलफिल कर लिया है। 6 है आपका आम आदमी पार्टी, ये भी अब राष्ट्रीय स्तर की जो सरकार है वो कहलाने लायक बन गई है, क्योंकि 4 जो स्टेट है उसमें इसने अपनी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है, जिसके हिसाब से इसको नेशनल पार्टी बोल दिया गया है। तो इन पार्टीज के बारे में थोड़ा थोड़ा देख लेंगे हम। एनसीपी तृणमूल कांग्रेस जो थी वो पहले भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी सीपीआई जो थी वो राष्ट्रीय उनको दर्जा प्राप्त था, लेकिन अब इनका ये राष्ट्रीय दर्जा समाप्त कर दिया गया है क्योंकि कंडीशन फुलफिल नहीं कर पाए। इसके अलावा मणिपुर की पीडीए, पुडुचेरी की पीएमके और यूपी की आरएलडी, आंध्र प्रदेश के बीआरएस, पश्चिम बंगाल के आरएसपी और मिजोरम की एमपीसी जो है उनसे राज्य दलों का दर्जा वापस ले लिया गया है क्योंकि वो कंडीशन फुलफिल नहीं कर पाए। गुजरात राज्य में पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त करने के पश्चात आम आदमी पार्टी जो है वो 4 राज्यों में दिल्ली, पंजाब, गोवा और गुजरात में मान्यता प्राप्त राज्य पार्टी बन गई है। इसीलिए इलेक्शन कमीशन ने क्या कहा कि पार्टी ने क्योंकि राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए सारी शर्तों को पूरा कर लिया गया है, इसलिए जो आम आदमी पार्टी है उसको राष्ट्रीय या नेशनल लेवल की पार्टी का दर्जा अब मिल चुका है। अब पार्टीज की बात कर लेते हैं। वैसे ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस वैसे तो नेशनल पार्टी नहीं है, लेकिन फिर भी इसकी इंपॉर्टेंस काफी है, इसको पढ़ लेते हैं। ये जो पार्टी है ये एग्जिस्टेंस में कब आई थी, क्या चीज है देख लेते हैं। यह 1 जनवरी 1998 को ममता बनर्जी के नेतृत्व में बनी। इसे 2016 में राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त हुई। पुष्प और तर्ण पार्टी का जो है प्रतीक है, ये इसका लोगो है, आप देख सकते हैं। धर्मनिरपेक्षता और संघवाद के प्रति प्रतिबद्धता इस पार्टी की क्या रही है, क्या कह सकते हैं, कंडीशन रही है या फिर आइडियोलॉजी रही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ लेते हैं। बहुजन समाज पार्टी, यहाँ पर ये एक साथ मिला हुआ। स्वर्गीय श्री काशीराम के नेतृत्व में 1984 में इस पार्टी का गठन हुआ था। बहुजन समाज, जिसमें दलित, आदिवासी, पिछड़ी जाति और धार्मिक अल्पसंख्यक शामिल हैं, के लिए राजनीतिक सत्ता पाने का प्रयास और उनका प्रतिनिधित्व करने का दावा किया है इस पार्टी ने। ठीक है, तो ये हर एक जो पार्टी होती है राजनीतिक दल, उसका अपना कुछ एजेंडा होता है, कुछ एक विचारधारा या फिर कह सकते हैं मान्यता और विचारधाराएं होती है, जिसको फॉलो करके वो आगे बढ़ते हैं और हमेशा लोगों से चाहते हैं कि हमारी आइडियोलॉजी ये है, अगर आपको ये आइडियोलॉजी पसंद है तो आप हमें सत्ता में लेकर आइए, कोई भी पार्टी हो। भारतीय जनता पार्टी जिसकी हम बात करें, इसमें पुराने भारतीय जनसंघ को, जिसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1951 में गठित किया था इसको, तो इसको पुनर्जीवित करके 1980 में यह पार्टी बनाई। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के नेता की हैसियत से यह पार्टी 1998 में पूरे तरीके से सत्ता में आ पाई और गठबंधन में कई क्षेत्रीय दल इसमें शामिल थे। 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में 303 सीटें जीतकर सबसे बड़े दल के रूप में ये उभरी और आज भी देश पर शासन कर रही है। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी जो है वो इस वक्त भी सत्ता में है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी सीपीआई, और इसमें मार्क्सवादी इसको पार्टी कह सकते हैं। ठीक है, 1964 में स्थापित हुई थी ये पार्टी और मार्क्सवाद लेनिनवाद में आस्था थी इस पार्टी की। समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र की समर्थन तथा साम्राज्यवाद और सांप्रदायिकता विरोधी ये पार्टी का एजेंडा था, यानी आइडियोलॉजी है। यह पार्टी भारत में सामाजिक आर्थिक न्याय का लक्ष्य साधने में लोकतांत्रिक चुनावों को सहायक और उपयोगी मानती है। यानी अगर हम सत्ता में आते हैं तो हम इसी तरीके की पॉलिसी बनाएंगे जिससे लोगों को, सभी को फायदा मिले। और साम्राज्यवाद तो इन्होंने मेनली कहा है, साम्राज्यवाद और सांप्रदायिकता के ये पूरी तरीके से विरोधी है पार्टी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगर मेनली इस पार्टी की बात करें तो ये कहाँ पर, मेनली पश्चिम बंगाल में, केरल में, इसके अलावा त्रिपुरा में, ठीक है, यहाँ के लोगों के बीच में ये पार्टी बहुत ज़्यादा पॉपुलर रही है, क्योंकि इसकी मेनली जो बात थी वो थी कि पूंजी जो है वो एक के हाथों में नहीं रहनी चाहिए। आर्थिक नीति, नई आर्थिक नीति की भी इन्होंने आलोचना की थी काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। और 2004 के अगर इलेक्शन की बात करें तो उसमें लगभग इन्होंने 6% जो वोट थे लोकसभा में हासिल किए थे और 43 सीटें हासिल की थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसे आमतौर पर कांग्रेस पार्टी कहा जाता है, सबसे पुराने दलों में से ये एक है। 1885 में गठित इस दल में कई बार विभाजन हुए। आज़ादी के बाद राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर भी अनेक दशकों तक इसमें भूमिका निभाई है। जवाहरलाल नेहरू की अगुवाई में इस दल ने भारत को एक आधुनिक धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने का प्रयास किया। 1971 तक लगातार और फिर 1980 से 89 तक इसने देश का पर शासन किया, ठीक है। तो ये काफ़ी पुरानी पार्टी है देश की, हमारे देश की सबसे जिसने, इसीलिए जब आप टॉपिक पढ़ते हैं ना हिस्ट्री का, तो आपको 1885 से लेकर 1947 तक की हिस्ट्री पढ़ने के लिए कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जब ये कांग्रेस आई थी तो ये कुछ एक एजेंडा लेकर आई थी। मेनली उद्देश्य ये नहीं था कि स्वतंत्रता प्राप्त करनी है, वो बाद में आया था उद्देश्य। धीरे धीरे जब गांधी जी ऐड हुए इस ग्रुप में, काफ़ी सारी चीज़ें हुई, उनकी आइडियोलॉजी भी इसमें ऐड हुई, फिर गांधी जी की भी। तो काफ़ी चेंजेस, किसी भी ग्रुप में चेंजेस हमेशा देखने को मिलते रहे, ऐसे इसमें देखने को मिले। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी के विभाजन के बाद 1999 में ये पार्टी आई। क्या है इस पार्टी का नाम? नेशनलिस्ट पार्टी। और इसका जो लोगो है ये है घड़ी, है ना। लोकतंत्र, गांधीवादी, धर्मनिरपेक्षता, समता, सामाजिक न्याय और संघवाद में आस्था है इस पार्टी की। यह पार्टी सरकार के प्रमुख पदों को सिर्फ भारत में जन्मे नागरिकों के लिए आरक्षित करना चाहती है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। अगर हम मेनली बात करें ये कौन कौन से एरिया में ज़्यादा सक्रिय रही है, तो हम कह सकते हैं महाराष्ट्र में, ठीक है, मेघालय में, इसके अलावा मणिपुर में और असम में इसको काफ़ी ताकतवर पार्टी के रूप में देखा गया। और कांग्रेस के साथ इसने गठबंधन भी बनाया था, प्रगतिशील गठबंधन में शामिल हुई थी 2004 में, ठीक है। आगे बढ़ते। निर्वाचन आयोग, जिसको बोला जाता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ने राज्य स्तर के रूप में मान्यता दी है कुछ पार्टियों को। तो आमतौर पर उन्हें क्षेत्रीय दल भी कहा जाता है, ठीक है। बहुत छोटे लेवल से पार्टी जो है स्टेट लेवल की पार्टी बन जाती है। पर यह जरूरी नहीं कि अपनी विचारधारा या नजरिए में ये पार्टियां क्षेत्रीय ही हो। इनमें कुछ अखिल भारतीय दल हैं और कुछ क्षेत्रों में ही सफलता इनको मिल पाई है ना। नेक्स्ट हम बात करेंगे 2023 में जो न्यू डेटा है उसके हिसाब से आम आदमी पार्टी जो है उसको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल चुका है। फाउंडेड इन नवंबर 2012 में इनको ये स्टैब्लिश हुई थी पार्टी, मेनली श्री अरविंद केजरीवाल द्वारा, और इनके कुछ साथी थे जो इसमें शामिल थे। अब बात आती है कि ये इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी। लोकपाल बिल को लेकर एक मतलब कह सकते हैं कि एंटी करप्शन को लेकर बिल की बात हुई थी। एंटी करप्शन की जो पॉलिसी है वो शुरू से ही इस पार्टी ने फॉलो की है। इसके अलावा चुनाव हुआ था, चुनाव में इनको क्योंकि पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाया था, इसलिए इन्होंने त्यागपत्र दे दिया था दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से। उसके बाद 2015 में फिर से क्योंकि इलेक्शन हुए थे तो इनको पूर्ण बहुमत मिल गया था, पूरे तरीके से सीट इनको मिल गई थी, तो ज़रूरत ही नहीं पड़ी किसी। नेक्स्ट है फिर ये सब चीज़ें चलती रही और मैंने अभी आपको बताया ही है 4 राज्यों में क्योंकि इनको मान्यता मिल चुकी है तो इसको नेशनल पार्टी का दर्जा दे दिया गया है। अगर हम बात करें कि राजनीतिक दल जो हैं, इसके अलावा प्रांतीय पार्टी आप देख सकते हैं कि बहुत सारी पार्टी हैं। इंडियन नेशनल लोकमत है, शिरोमणि अकाली दल है ना। इसके अलावा लोक दल है, समाजवादी पार्टी है जो कि अलग अलग स्टेट्स में है। कुछ और एरिया की बात करें, नॉर्थ ईस्ट के एरिया की बात करें तो वहाँ पर भी कुछ एक पार्टी है, जैसे कि सिक्किम की बात करें तो सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट है, नागालैंड की बात करें तो पीपल्स फ्रंट है, इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश की पार्टी अलग है, अरुणाचल कांग्रेस। तो अलग अलग क्षेत्रीय पार्टी जो है वहाँ पर अलग अलग तरीके से देखने को मिलती है, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं अब राजनीतिक दलों के लिए चुनौतियाँ, यानी कौन कौन से चैलेंजेस हैं जो कि एक राजनीतिक दल को फेस करने पड़ते हैं। पहली चुनौती है पार्टी के भीतर आंतरिक लोकतंत्र का न होना। अच्छा, इसका क्या मतलब है? आंतरिक लोकतंत्र का ना होना यानी लैक ऑफ
इंटरनल डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मतलब होता है सभी का पार्टिसिपेशन, और जब अंदरूनी रूप से डेमोक्रेसी नहीं होती, इसका मतलब होता है कि सारी ताकत जो है वो कुछ ही नेताओं के पास सीमित है, वो किसी को भी डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट नहीं करने देते हैं, सारी पावर अपने हाथ में रखते हैं पार्टी की, और जो अदर मेंबर्स हैं उनको एक तरीके से साइड में करके रखते हैं, कुछ ही लोग हैं जो सारे डिसीजन लेते हैं। या फिर कह सकते हैं कि इनकी जो बैठकें होती हैं वो ठीक तरीके से नहीं हो पाती हैं, क्योंकि जब पार्टिसिपेशन ही ज़्यादा लोगों का नहीं कराना उनको, तो बैठकों का फ़ायदा ही नहीं है कुछ। तो कह सकते हैं कि आंतरिक चुनाव भी नहीं होते, ना ही ये पता चलता कौन सा लीडर जो है वो कितना काम कर रहा है, कैसे उसको काम करना चाहिए। कार्यकर्ता है वो ठीक तरीके से जो उनको इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए वो इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं, जो नए कार्यकर्ता जुड़ रहे हैं उसके बारे में भी कुछ चीज़ें नहीं होती। मतलब कह सकते हैं कि आंतरिक रूप से जो डेमोक्रेसी होती है ना, वो चीज़ें ठीक तरीके से फॉलो यहाँ पर नहीं हो रही है, जिसका परिणाम क्या निकलता है कि पार्टी के नाम पे जो सारे के सारे डिसीजन हैं वो सिर्फ एक ही नेता, एक ही कह सकते हैं कुछ ही नेताओं के हाथ में रह जाते हैं। तो इससे क्या होता है, पार्टी का फिर नुकसान होने लगता है। अब क्या है कि अगर सब लोग मिलकर काम नहीं करेंगे तो फिर बात कैसे बनेगी, है ना। पार्टी का जो ट्रस्ट है वो चला जाएगा लोगों का, क्योंकि उनको वो रिजल्ट ही नहीं मिल रहा है जो वो उससे चाहते थे। तो कोई भी राजनीतिक दल अगर आगे बढ़ना चाहता है तो उसको पहले आंतरिक जो लोकतंत्र है वो स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। दूसरी चुनौती की अगर बात करें तो वो पहले वाली से ही रिलेटेड है, यह है वंशवाद की चुनौती। ठीक है, वंशवाद की चुनौती। क्योंकि अधिकांश दल अपना कामकाज पारदर्शी तरीके से नहीं करते हैं, इसलिए सामान्य कार्यकर्ता के नेता बनने और ऊपर आने की गुंजाइश काफ़ी कम रह जाती है। जो लोग नेता होते हैं वो अनुचित लाभ लेते हैं और अपने नज़दीकी लोगों को ही अपने साथ ले आते हैं, जैसे कि अपने ही परिवार के लोगों को ले आते हैं। तो ये जो प्रवृत्ति होती है ये कहीं ना कहीं पार्टी को जो है वो आगे बढ़ने से रोक देती है। चाहे हमारे पास कह सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति हम नेता बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो कि उस फील्ड से नहीं है, तो और ज़बरदस्ती उसको कोशिश कर रहे हैं कि वो नेता बने, तो ये वाली सिचुएशन आ जाती है। या फिर कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो नेता बनने की पूरी उसमें क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी है, लेकिन क्योंकि उसको ट्रस्ट नहीं है पार्टी को कि वो नेता बन सकता है और अपने ही करीबी लोगों को उसको साथ लाना है, तो फिर इस प्रवृत्ति से ही पार्टी का क्या हो जाता है, नुकसान हो जाता है। थर्ड हम देखने को मिलेगी यहाँ पर तीसरी चुनौती जो है वो है दलों में, खासकर चुनाव के समय में पैसा और आपराधिक तत्वों की बढ़ती घुसपैठ का। ठीक है, यानी जब इलेक्शन का टाइम आता है तो उस टाइम में आपराधिक तत्वों की जो, यानी खासकर चुनाव के समय में हम देखते हैं कि आपराधिक प्रवृत्तियां बढ़ जाती हैं। दल जो हैं वो ठीक तरीके से काम नहीं करते हैं, मनी एंड इसको कह सकते हैं मसल पावर जो है वो, उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा पार्टी को नुकसान होता है। क्योंकि एक पार्टी जो है उसको सारी की सारी टेंशन ही क्या होती है कि चुनाव जीतना है। अब उसके लिए वो जायज़ तरीका हो या फिर जायज़ तरीका ना हो, हर तरीका यूज़ करने की कोशिश करती है। और ऐसे में ऐसे जो उम्मीदवार होते हैं उनके, ठीक है, ऐसे में वो क्या गलती कर बैठती है कि ऐसे उम्मीदवार वो उतार देते हैं जो कि जिनके पास काफ़ी पैसा है या फिर जो संसाधन जुटा सकते हैं, ठीक है, या ऐसे कह सकते हैं। तो कहीं ना कहीं पार्टी में पैसे वाले लोगों का इंपॉर्टेंस जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। और कुछ ऐसी कंपनी हो सकती है, कुछ अमीर लोग हो सकते हैं जो कि पार्टी की पॉलिसीज़ को भी अपने हिसाब से चलाएं, क्योंकि वो फंड दे रहे हैं, समझ रहे हो। क्योंकि पार्टी में पैसा आ रहा है जहाँ से, तो वो अपने हिसाब से पॉलिसी बनाने की कोशिश करेंगे। तो इस तरीके से पार्टी जो है उसके ऊपर बहुत प्रभाव पड़ता है। कई बार क्या होता है, पार्टी में जो उम्मीदवार हैं वो आपराधिक प्रवृत्ति वाले होते हैं या फिर आपराधिक समर्थन उनको भी मिल जाता है पार्टी को, तो पार्टी की जो आंतरिक पावर है ना वो बिल्कुल वीक हो जाती है। पूरे दुनिया की अगर बात करें तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ऐसे ग्रुप होते हैं जहाँ पे अमीर लोगों का और बड़ी बड़ी कंपनीज़ का बोलबाला देखने को मिलता है। इसलिए बोला जाता है कि पार्टी में ये तो अमीर लोगों की पार्टी हो गई है, हमारे लिए तो गरीब लोगों के लिए डिसीजन यहाँ पर बनते ही नहीं है, हमारी चीज़ों को देखा ही नहीं जाता। ये सब इसीलिए बोला जाता है क्योंकि ये वाली प्रवृत्ति बढ़ गई है दलों में, पैसा और आपराधिक तत्वों की घुसपैठ। फोर्थ पॉइंट देखते हैं, चौथी चुनौती है यहाँ पर पार्टियों के बीच में विकल्पहीनता की स्थिति। विकल्पहीनता का मतलब है चॉइसेस ही नहीं है पार्टी के पास, विकल्प ही नहीं है। विकल्प का मतलब यहाँ पर क्या है कि कोई भी पार्टी है वो अपनी पॉलिसीज़ बनाता है, अपने प्रोग्राम बनाता है, ठीक है, उनमें काफ़ी डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। जैसे कि अगर हम कुछ टाइम से बात करें तो जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनमें मतलब वैचारिक अंतर कम होता जा रहा है, एक तरीके से कह सकते हैं। जैसे कि हम बात करें ब्रिटेन की पार्टी की, और ये पार्टी कौन सी है, लेबर पार्टी। दूसरी बात है, दूसरी पार्टी कौन सी है, कंजर्वेटिव पार्टी। इन दोनों की जो आइडियोलॉजी है
इन दोनों का जो माइंडसेट है, इन दोनों की जो पॉलिसीज़ हैं, उसमें अंतर जो है वो काफ़ी कम हो गया है। यानी अगर इस पार्टी को वोट दोगे तो भी कुछ ऐसे डिसीजन निकलेगा लोगों के लिए, इस पार्टी को वोट दोगे तो भी कुछ डिसीजन ऐसा ही निकलेगा। मतलब कि पार्टीज तो अलग हैं, लेकिन अब सबका लक्ष्य सेम हो गया है, ठीक है। मतलब कुछ कम ही अंतर रह गया आइडियोलॉजी को लेकर। जो नीतियाँ वो बनाएगी सेम नीति ही वो बनाएगी। मतलब पॉजिटिव वे में नहीं, यहाँ पे नेगेटिव वे की बात हो रही है। जैसे लोगों का जो ट्रस्ट है वो खत्म होता जा रहा है लोगों की उससे, कि कहने को तो देश में 2 पार्टी मल्टी पार्टी सिस्टम है या फिर 2 पार्टी सिस्टम है, लेकिन जब हमारे हितों की बात आती है तो जो सरकार बनेगी, जो पार्टी आएगी, जिस हम किसी को भी वोट दे लें वो वही काम करेंगे जो कोई भी और पार्टी करेगी। तो उनकी जो पॉलिसीज़ हैं, उनका जो चीज़ें हैं, इसमें कुछ रह ही नहीं गया अंतर। तो विकल्पों की कमी हो जाती है हमारे पास। हमें लगता है कि किसी भी पार्टी को वोट दे लो वही सिचुएशन आएगी। तो हर एक पार्टी की जिम्मेदारी है कि अपनी जो आइडियोलॉजी है, अपनी जो मान्यताएं हैं, अपनी जो पॉलिसी मेकिंग का जो बेस है, स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर, उसको स्ट्रॉन्ग करे, ताकि जो लोग हैं उनको सोचने की ज़रूरत ही ना पड़े कि ये पार्टी आके करेगी क्या। उनको पता है अगर ये पार्टी आएगी तो ये काम तो होना ही होना है। दलों को कैसे सुधारा जा सकता है ये देखते हैं। विधायकों और सांसदों को दल बदल करने से रोकने के लिए संविधान में संशोधन भी किया गया है। इसके अलावा निर्वाचित प्रतिनिधियों के मंत्री पद या पैसे के लोभ में दल बदल करने वाले, उसमें हमने देखा है आज के टाइम में थोड़ी तेजी आई है। देखते हैं कभी एक जो नेता है वो एक दल से दूसरे दल में पहुंच गया है, ठीक है, कभी फिर वापस से उसी दल में आ गया है, कभी उसने रिजाइन कर दिया है। तो ये प्रवृत्ति सही नहीं है। पहले अपनी आइडियोलॉजी बनाओ कि तुम्हें करना क्या है, कौन सी पार्टी के साथ जाना है ना। अगर ये चीज़ नहीं हो पाएगी तो फिर कैसे चलेगा। हमारा जो माइंडसेट है वो तो सेम ही रहता है ना, बचपन से हमारा कोर नेचर जो है वो एक ही है। ऐसा नहीं है कि वो चेंज होता चला जाएगा। हो सकता है हमारे एक्सपीरियंसेस, लोगों के हमारे साथ बर्ताव, हमारा बिहेवियर चेंज कर दे, पर वो बिहेवियर चेंज कर सकते हैं। आदत और फितरत में फ़र्क होता है, ठीक है। आदत चेंज हो सकती है कि अभी कुछ है या फिर थोड़े टाइम बाद कुछ है, लेकिन जो हमारा कोर नेचर है वो कभी भी चेंज नहीं हो सकता। तो नए कानून के अनुसार दल बदलने वाले जो सांसद है, विधायक है, उनको अपनी सीटें भी गंवानी पड़ सकती हैं। इसीलिए इस तरीके के जो कानून हैं वो लाए गए ताकि ये सब चीज़ें कम हो सकें। उच्चतम न्यायालय ने पैसे और अपराधियों का प्रभाव कम करने के लिए एक आदेश भी जारी किया कि अगर ऐसा होता है तो फिर उनको जो है क्या करना पड़ेगा, उनको सज़ा दी जाएगी या फिर उनके अगेंस्ट जो है कुछ ना कुछ एक्शन लिया जाएगा। तो इस तरीके की चीज़ें तो करनी पड़ेगी। दल बदल की अगर मैं डेफिनेशन की बात करूँ तो ये एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें कोई एक दल होता है, उसमें जो कि एक निर्वाचित होने वाला प्रतिनिधि होता है वो उस दल को छोड़कर किसी दूसरे ही दल में चला जाए। तो ये आपसे इस तरीके अगर पूछा जाए तो इसको बिल्कुल भी गलत करके आपको नहीं आना है, ठीक है। दूसरा आपका, चुनाव आयोग ने एक आदेश के जरिए सभी दलों के लिए संगठित चुनाव कराना और आयकर का रिटर्न भरना भी ज़रूरी बना दिया है। यानी आपको बच निकलने का कोई तरीका ऐसा नहीं है। आपको सारी रिपोर्ट जो है वो इलेक्शन कमीशन के सामने रखनी ही पड़ेगी, कहाँ से कितना पैसा है, कब है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ही आपको चुनाव चिन्ह देता है, आपकी संहिता रेडी करता है, सारी चीज़ें यही तो बनाता है ना। तो इसको ज़्यादा मतलब चुनाव आयोग को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है ताकि वो सही तरीके से इन लोगों के ऊपर कंट्रोल रख पाए। राजनीतिक दलों के आंतरिक कामकाज को व्यवस्थित करने के लिए कानून बनाया जाना चाहिए, ठीक है। यानी हर एक राजनीतिक दल का कामकाज कैसे चल रहा है व्यवस्थित तरीके से, इसके लिए कानून कोई ऐसा होना चाहिए। फिर है यानी, और सबसे बड़ी बात यहाँ पर पारदर्शिता की है, यानी ट्रांसपेरेंसी जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। राजनीतिक दल महिलाओं को एक खास न्यूनतम अनुपात में करीब 1/3 ज़रूर टिकट दे। ये है लोकतंत्र का की मेन पावर, कि जो पार्टिसिपेशन है वो सभी का होगा। ऐसा नहीं है कि किसी एक वर्ग को या एक समुदाय को ही सरकार बनाने का मौका मिलेगा। इसमें महिलाओं को भी और अन्य वर्गों को भी इसमें शामिल किया गया है। और महिलाओं की स्पेशली बात करें तो 1/3 उनको सीट दी गई है। इसके अलावा आपको पता ही है, यहाँ पर एफिडेविट भी बोला जाता है, शपथ पत्र आपको देना पड़ता है, ये भी अनिवार्य कर दिया गया है ताकि आपकी जितनी भी आपके पास संपत्ति है उसका आप ब्यौरा दें कि मेरे पास सारी की सारी प्रॉपर्टी इतनी है, अगर गलत निकलता है तो आपके अगेंस्ट कुछ एक्शन लिया जा सकता है, ठीक है। शपथ पत्र होता है, एफिडेविट जो आप बोलते हैं, आप रिटर्न में लिख के देते हैं कि हाँ मेरे पास ये सब चीज़ें हैं। तो उम्मीदवार के लिए ये सब चीज़ें भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बना दी गई है। और इसका मेन पर्पज़ यही है कि हाँ भाई, आप ये जो प्रवृत्तियाँ हैं इनको अब कम किया जा सके। चुनाव का खर्च सरकार उठाए, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई। जब पैसे की कमी होगी तो आपराधिक प्रवृत्ति होगी ही। आप फिक्स कर दो चीज़ें, ये सब चीज़ हो जाए तो दिक्कत ही नहीं है। जैसे कि चुनाव का खर्च सरकार उठाए का मतलब है कि सरकार जो है वो दलों को चुनाव लड़ने के लिए पैसे दे, और ये हर चीज़ में, यानी उनकी जो बेसिक चीज़ है जैसे फ़ोन हुआ, पेट्रोल हुआ, कागज़ हुआ, ये सब चीज़ें जो हैं वो खुद ही उनको इस चीज़ों में भी मदद करे। या फिर पिछले चुनाव में जो अनुपात रहा है पैसे का,
उस हिसाब से चीज़ों को मैनेज करें। ठीक है, तो ये सब चीज़ें थी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्या चीज़ें हैं। तो राजनीतिक दल जो हैं वो लोगों के लिए होते हैं, मेनली उन्हीं के लिए पॉलिसी बनाने का काम करते हैं। यहाँ पर दोनों ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जो आम नागरिक है, सिटीजन हैं, वो भी पॉलिटिकल ग्रुप्स के ऊपर अपना दबाव बनाते हैं, टाइम टू टाइम अपना आंदोलन करके, विरोध प्रदर्शन करके ये सब चीज़ें बताते रहते हैं। तो यही था आज के इस वीडियो में। तो कंक्लूजन के तौर पर हमने ये बता ही दिया कि राजनीतिक दल जो हैं वो इन सब चीज़ों को अगर अपने रूटीन में फॉलो करेंगे तो फिर एक पॉलिटिकल जो ग्रुप है वो लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा ट्रस्ट। अब पॉलिटिकल ग्रुप क्या होता है? जो लोगों का ट्रस्ट पा लिया, जिस ग्रुप ने लोगों का ट्रस्ट पा लिया वही सत्ता में आ जाएगा, और जो ट्रस्ट पाने में एबल नहीं हो पाया वो सत्ता में नहीं आ पाएगा। सिंपल सी बात है। तो ट्रस्ट पाने के लिए काम करना पड़ेगा, और वो भी सही दिशा में करना पड़ेगा। तो ये था कंक्लूजन। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। ये वाला टॉपिक हमारा होता है यहीं पर खत्म, पॉलिटिकल पार्टीज। नेक्स्ट टॉपिक में हम मिलते हैं जल्दी ही, और इसके MCQs की प्लेलिस्ट भी आप चेक कर सकते हैं।